नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो आगामी 12 जून को आयोजित होने वाली, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर अब चूंकि अंतिम समय बचा हुआ है, 20 दिन के आसपास का समय बचा हुआ है, उन दिनों में आप कौन सी चीज़ें पढ़ें, कौन चीज़ों को छोड़ें, उसकी हम चर्चा करेंगे। अर्थात हम इस एग्ज़ाम को लेकर के हम बात करने वाले हैं कि आखिर इस एग्ज़ाम को कैसे हैंडल किया जाए, उसकी हम चर्चा करेंगे ताकि कम समय में चीज़ों को कवर कर सकें। और चूँकि अपने स्तर पर आप अपने स्तर की पढ़ाई वगैरह सब चीज़ें कर ही चुके होंगे, लेकिन उसका एक एनालिसिस में आपको बताऊंगा कि किन चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों को इसमें छोड़ना चाहिए, जो कि अंतिम समय में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट समय होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस हम जो टॉपिक है, जो बात करेंगे परीक्षा की रणनीति के तहत, हम दो टॉपिक पे चर्चा करेंगे। प्रश्नों के औसत, चूँकि मैंने जो भी वीडियो बनाई है इसके ऊपर, उसमें मैंने प्रश्नों के औसत के बारे में आपको बताया है, और आगे चल करके मैं इसमें बात करूंगा प्रश्नों की प्रकृति की चर्चा करेंगे कि आखिर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी प्रकृति कैसी रहती है और उन प्रश्नों को कैसे हैंडल करना चाहिए। मुख्य रूप से 5 प्रकार के प्रश्न आते हैं, इनकी चर्चा करेंगे और सीसैट की भी चर्चा करेंगे। हालांकि सीसैट उतना टफ नहीं आता है, लेकिन फिर भी जिनकी मैथ वगैरह अच्छी नहीं है, जिनको रीजनिंग वगैरह नहीं आती, उनके लिए थोड़ा टफ पड़ जाता है, उसकी भी हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं परीक्षा रणनीति की। तो प्रश्नों के औसत की बात करेंगे। ये एक प्रश्नों का औसत है जो पिछले वर्षों में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इतिहास में। इतिहास में दरअसल अब चूंकि आपके पास इतना समय नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चीज़ें बता दे रहा हूँ। इतिहास की बात करेंगे। प्राचीन, मध्य, आधुनिक है, चूँकि प्राचीन से प्रश्न कम आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता या मौर्य वंश वगैरह से एक आधे प्रश्न आ जाते हैं। और इसी तरीके से मध्यकालीन इतिहास में आप जैसे कुछ संस्थाएं हैं, जैसे दीवाने अर्ज, दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, इन सब चीज़ें, सिक्के वगैरह हो गए, इनसे प्रश्न वगैरह आप देख लीजिए। आधुनिक इतिहास में गांधी युग इम्पॉर्टेंट है, और जो आप देखेंगे तो गवर्नर जनरल वगैरह हो गए, उनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो चूँकि प्राचीन इतिहास से 3 से 4 प्रश्न, मध्यकालीन इतिहास से 4 से 5 प्रश्न, आधुनिक से 10 से 12। देखिए औसत है, जरूरी नहीं कि इतने प्रश्न आएंगे, ऊपर नीचे हो सकते हैं। भूगोल की बात करेंगे तो 15 से 20 प्रश्न रहते हैं, जिसमें से इंडियन ज्योग्राफी के ज़्यादा, वर्ल्ड ज्योग्राफी के कम क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी के 1 या 2 ऐसे प्रश्न आएंगे जिनको हल करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। कहीं की भी उठा करके नहर दे देगा, कहीं की उठा करके झील दे देगा, जिसको आप कभी सुने नहीं होंगे। इसलिए इसमें आप मुख्य रूप से आप मान के चलिए, आप 15 से 20 में आप कम से कम आप 18 सही कीजिए, क्योंकि भूगोल बहुत टफ नहीं है, बेसिक चीज़ें आती हैं। आप लोग अगर जो भूगोल को एक नज़रों में पढ़े होंगे तो आप नॉर्मल में 20 प्रश्न अगर जो आएंगे तो 18 तो आप कर ही ले जाएंगे। बात करेंगे राज व्यवस्था की। राज व्यवस्था में देखें तो इधर कुछ वर्षों से इसका, वैसे तो देखेंगे तो इसका जो ग्राफ था वो गिर रहा था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से राज व्यवस्था के प्रश्नों में बढ़ोतरी हुई है और ये प्रश्न करीब 25 प्रश्न तक जाते हैं। करीब 25 प्रश्न तक राज व्यवस्था के प्रश्न पूछ ले जाते हैं। इसलिए आपको राज व्यवस्था पे मुख्य रूप से फोकस करना है, जैसे संविधान संशोधन वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों पे। विज्ञान की बात करेंगे तो बायोलॉजी मुख्य रूप से पढ़ लीजिएगा। बाकी फिजिक्स वगैरह के जैसे प्रकाश वगैरह चैप्टर हो गए, उनसे अब एक आधे प्रश्न आ जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको बायोलॉजी पे फोकस करना है, लेकिन और बहुत ज़्यादा नहीं। अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो 10 से 12 प्रश्न रहते हैं, इसमें करंट अफेयर भी मिक्स रहता है अर्थशास्त्र में, तो आपको इस पर भी बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। करंट अफेयर और ये दोनों टॉपिक आपस में मिक्स रहते हैं, तो इसलिए आपको बजट वगैरह ये सब चीज़ें आपको देखनी रहेंगी। करंट अफेयर की बात करेंगे, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, चूँकि आप देखेंगे तो पिछले वर्षों में करंट अफेयर बहुत तेज़ी से उसका ग्राफ बढ़ रहा है, और कह सकते हैं जो ग्राफ था वो कुछ इस तरीके से जा रहा है। करंट अफेयर जो है वो बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा है, इसके प्रश्न बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसको आप एक एवरेज में लेकर से चलेंगे तो 30 से 35 प्रश्न करंट अफेयर के आते ही आते हैं। इसको भी आप अच्छे से कवर करेंगे, बताएंगे इसको कैसे करना है। कृषि के कभी कदार आ जाते हैं एक आधे प्रश्न, कोई कीटनाशक पूछ लेगा, कोई नई किस्म पूछ लेगा, इस तरीके से प्रश्न, ये 2 से 3 प्रश्न आएंगे, नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। जनगणना पिछले कुछ वर्षों से नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी एक आधे प्रश्न आ जा रहे हैं, तो 2 से 3 प्रश्न जनगणना पे आप समझ लीजिए। यूपी स्पेशल, देखिए यूपी का एग्जाम है, यूपी स्पेशल ना के बराबर आ रहा है, 2 से 3 प्रश्न पूछ ले, नहीं तो आप देखेंगे तो कुछ वर्षों में यूपी स्पेशल पूरा गायब ही कर दिया गया, यूपी स्पेशल आ ही नहीं रहा है। इसलिए आप इसको भी ऐसा नहीं कि पढ़ेंगे नहीं, हो सकता आप पूछ ही ले, तो एक बेसिक चीज़ें हैं, तो यूपी स्पेशल आप अगर जो पढ़ेंगे तो आपको उससे हल हो ही जाएंगे। पर्यावरण की बात करेंगे तो पर्यावरण के 15 से 18 प्रश्न रहते हैं, 15 से 18 प्रश्न, क्योंकि मैं बता दूं कि पर्यावरण अब जब से आप फॉरेस्ट सर्विस वाले और कह सकते हैं ACF RFO वालों का साथ में पेपर होता है प्रीलिम्स, तब से क्या हो गया कि पर्यावरण के प्रश्नों की संख्या थोड़ी बढ़ गई है। प्रदूषण हो गया, या मान लीजिए कोई समझौता हो गया, जलवायु परिवर्तन, इन सब चीज़ों के बारे में
प्रश्न आ जाते हैं तो आप इनको ध्यान दीजिएगा। 15 से 18 प्रश्न है। तो ये तो गई प्रश्नों का औसत। अब लेकिन चूंकि आप पढ़ने बैठेंगे तो इतिहास की किताब उठाएंगे तो आप इतिहास से किताब पढ़ते रह जाएंगे, एग्जाम आ जाएगा। तो अब इन सबको नहीं पढ़ना है। लेकिन अब फिर अब पढ़ना क्या है? देखिए अंतिम समय में अब मैं आप तैयारी कर रहे होंगे इस परीक्षा की, तो ये तो आप जान ही रहे होंगे कि आपकी कौन सब्जेक्ट अच्छी है और कौन सी आपको नहीं आती है। तो देखिए कोई भी व्यक्ति हो, जैसे किसी का से मेरा भूगोल सबसे अच्छा सब्जेक्ट मुझे लगता है, भूगोल हो गया, पर्यावरण हो गया, ये सब मुझे सबसे अच्छे टॉपिक लगते हैं। इतिहास भी मुझे ठीक लगता है, लेकिन सबसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो भूगोल ही है, तो भूगोल मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से आपकी भी कोई सब्जेक्ट होगी, हो सकता है आपको राज्य व्यवस्था अच्छी लगती हो, अर्थशास्त्र अच्छा लगता हो, ये सब चीज़ें। और चूँकि क्या है कि राज्य व्यवस्था का मैटर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर जब पढ़ने बैठेंगे तो 4-5 दिनों में बहुत अच्छे से पूरा राज्य व्यवस्था पर रिवीजन कर सकते हैं। पतला सा नोट्स, कुछ करना नहीं है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इसमें इससे किए हुए प्रश्न आप लगभग, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आप इससे प्रश्न गलत नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा टाइम आपको लगता है प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास। प्राचीन तो बिल्कुल अथाह भंडार है, जितना पढ़ेंगे पढ़ते जाएंगे, पता चला जो पढ़े उससे एक भी प्रश्न भी ना आए, इसकी प्रबल संभावना रहती है। तो ये तो है प्राचीन इतिहास, लेकिन इन सबको आपको नहीं पढ़ना है। आप ये देखिए कि आपको कौन सब्जेक्ट नहीं आ रही है, या आप जो पढ़े हो पहले आपको भूल रहा हो चीज़ें, उन सब चीज़ों पे आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। और जैसे सबसे ज़्यादा आपको फोकस इस टाइम पे करना है करंट अफेयर, क्योंकि ये परंपरागत नहीं है, बदलता रहता है। आपको पिछले 6 महीने का करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। हालांकि पढ़ना तो लगभग 1 साल का, लेकिन बहुत अच्छे से आपको दिसंबर से लेकर के चलिए, नवंबर से ले लीजिए, नवंबर से लेकर के मई तक का, मतलब कि करीब मान के चलिए 15 से 20 मई तक का आप करंट अफेयर पढ़िए ज़रूर, क्योंकि ये बदलता रहता है। कुछ अब सुरमा टाइप लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए उनका इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था ये रटा हुआ होता है, तो रटा होता है तो वो उनमें आप कोई बिल्कुल भी दिक्कत होती नहीं, रटा हुआ इतिहास पहले से, भूगोल, क्योंकि सब परंपरागत प्रश्न आते हैं रिपीटेड टाइप के, तो वो सब लोग बहुत आराम से कर ले जाते हैं। लेकिन समस्या सबकी फंसती करंट अफेयर पे। करंट अफेयर के लिए मार्केट में आप जो भी आपके आसपास अच्छी कोई किताब ईयरली आई हुई हो, जैसे इस समय घटना चक्र की या हो गई, या स्पीडी हो गई, आप जो भी घटना सार हो गई, या दृष्टि हो गई, आप जो भी लगाते हो आप उसको भी पढ़ लीजिए। जो आपको सबसे अच्छी लगती हो उसको आप ले कर उसको पढ़िए। हालांकि इसमें मार्केट में घटना चक्र की दृष्टि करके कोई आई हुई है, आप उसको ले लीजिए। इसमें कम समय में आप उससे चीज़ें ज़्यादा अच्छे से कवर कर सकते हैं। आँख बनी हुई रहती है उसमें, उसको चाहें तो आप ले सकते हैं। बाकी आप अच्छे में आप जैसे घटना सार हो गया, स्पीडी या जो भी रहती हो, उनको आप मार्केट में मिलती है, आप ले सकते हैं, तो उनको आप पढ़िए। करंट अफेयर 30 से 35 प्रश्न, जो आपको यही आपका सिलेक्शन दिलाएगा और यही आपको सिलेक्शन से दूर भी ले जाएगा। तो इस पर आपको फोकस बहुत अच्छे से करना है करंट अफेयर पे, क्योंकि इस करंट अफेयर का, हालांकि ऐसा भी नहीं है कि करंट अफेयर ही पढ़ते रह गए बाकी सब कुछ गोल है। सिर्फ करंट अफेयर के दम पे भी नहीं होगा। ऐसे पिछले साल यूपीएससी का एग्जाम आप देख रहे होंगे, करंट अफेयर पूछा ही नहीं था, तो ऐसा भी नहीं हो, कुछ भी बदल सकता है। 13 का समीक्षा अधिकारी भूगोल बेस पे था। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी एग्जाम होते हैं उनको आपको देखना है कि सब एक बैलेंस बना करके चलना है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ना है। अंतिम समय में मैं आपको बता दूं कि जैसे भूगोल है तो आप क्या क्या पढ़ें भूगोल में अंतिम समय में। जैसे मैं बता दूं आपको, दर्रा देख लीजिए, नेशनल पार्क देख लीजिए, नेशनल पार्क वगैरह आप देख लीजिए। नेशनल पार्क के साथ साथ में आप झील देख लीजिए। झील के साथ साथ में आप जैसे वेटलैंड हो गए, जैसे रामसर क्षेत्र होते हैं, रामसर, उनको आप देख लीजिए। इन सब चीज़ों को आप देख लीजिए भूगोल में। जल संधि देख लीजिए और विश्व की प्रमुख झीलें देख लीजिए। ये सब चीज़ों को आप देख लीजिए, इतना ही बस, ज़्यादा नहीं। और जलधारा, वैसे मैं उम्मीद करता हूँ जलधारा वगैरह तो आपको तैयार ही होगी। राज्य व्यवस्था में मैंने बताया जिस तरीके से आप आर्टिकल वगैरह देख लीजिए, संविधान संशोधन देख लीजिए और प्रमुख समितियां वगैरह, इन सब चीज़ों पे हल्का हल्का देख लीजिए। साइंस का तो आप जान ही रहे होंगे, उसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए है नहीं। विज्ञान मतलब कि बायोलॉजी में आप जो भी चैप्टर प्रमुख हैं उनको आप सरसरी निगाहों से देख सकते हैं। मैं आपसे फिर रिकमेंड करूंगा कि आप मध्यकालीन इतिहास थोड़ा बहुत देखिए। आधुनिक इतिहास का जो 1919 के आसपास से लेकर के एक प्रश्न आते रहते हैं कि क्रम सेट कीजिए, या इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं उनको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और जो प्रमुख संस्थाएं हैं जो उनको भी आपको देखना पड़ेगा, उनको भी। और प्रमुख अधिनियम वगैरह जो आए हुए हैं उनको भी आप देख लीजिएगा। 1861 का, 1833 का, 1813 का, 1919, 1935, 1892, इस तरीके से आप जो भी एक्ट हैं उनको भी आप देख लीजिएगा, उनसे प्रश्न आपको मिलेंगे। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपके पास अब इतना समय है ही नहीं कि आप वीडियो बैठ करके देखेंगे तो आप कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस समय
हमारी भूगोल के वीडियो उठा करके, हाँ सिलेक्टेड टॉपिक वाइज जो आपको नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। आप टॉपिक आधुनिक इतिहास तो मैंने बहुत ही डीप में ख़त्म किया हुआ, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको चीज़ें मिलेंगी, बहुत अच्छे से मैंने बताया है, तो आप इतिहास अच्छे से कवर कर सकते। लेकिन अब इसमें टाइम नहीं, आप कहाँ, अब आप मैंने 100-150 वीडियो बना रखी, तो आप 150 वीडियो आप कहाँ देख पाएंगे। तो इसलिए जो आपको टॉपिक ना समझ में आ रहा उसको उठा करके देख लीजिए। राज व्यवस्था भी जैसे कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उनको देखिए, अर्थशास्त्र भी मेन फोकस करंट अफेयर पे देखिएगा, और जनगणना आप रिपीटेड ही रहती है 2011 की, तो आप लगभग आपको कवर ही होगी। और पर्यावरण आप देख लीजिएगा, मुख्य रूप से चैप्टर जैसे प्रदूषण का होता है उसको देखिएगा। प्रदूषण के साथ साथ में जो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो सम्मेलन वगैरह होते हैं और जो प्रोटोकॉल वगैरह हैं उनको आप ध्यान से देखिएगा। जिनेवा प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, इनके सन वगैरह इन सबको याद रखिएगा। और जो अधिनियम 1986 का, अधिनियम 1972 का, 1980 का, 2002, ये सब अधिनियम वगैरह भी आप देख लीजिए, इनसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो हो गई प्रश्नों की प्रकृति और चीज़ें। हालांकि जो मैं बता दूं तो ये जो मैंने बताया है लगभग चीज़ें, ऐसा कोई इसमें से टॉपिक नहीं है जो इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको ना मिले, लगभग सभी चीज़ें कवर हैं, कोई भी ऐसी टॉपिक नहीं जो आपको नहीं मिलेगा, सब प्लेलिस्ट देखिए सब मिलेगा। भूगोल पे तो मैं आपको खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर जो 20 प्रश्न आए तो 18 तो आप मेरे वीडियो में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने 300 के आसपास वीडियो ज्योग्राफी के ऊपर ही बना दी है, 300 के आसपास तो हो गए होंगे, तो आप लोग उसको देखिए। एक टॉपिक और है इसमें भूगोल के अंतर्गत, एस्ट्रोनॉमी, खगोलिकी, भूगोल के अंतर्गत ही आ जाता है। 1 से 2 प्रश्न आ जाते हैं, तो प्रमुख उपग्रह वगैरह से किसका है या इस तरीके से प्रश्न आ जाते हैं, तो आप लोग उसको भी कवर कर लीजिएगा, और नहीं तो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। अब आइए देखते हैं, ये तो हो गई बातें जो आप अपनी तैयारी करके जाएंगे, बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अंतिम समय में अपने स्तर पे तैयारी तो किए होंगे। आज ही तैयारी शुरू करेंगे नहीं कि हमारा वीडियो देखेंगे तो तैयारी करना शुरू करेंगे, ऐसा तो है नहीं, आप तैयारी तो कर ही नहीं होंगे। मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से प्रश्न आते हैं, जिसका वेटेज ज़्यादा है उस पर फोकस उतना ही ज़्यादा करना है, क्योंकि राज व्यवस्था, करंट अफेयर, इन दोनों पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और भूगोल पर भी, क्योंकि भूगोल कवर करना बहुत कम समय की बात है। बाकी आप करंट अफेयर पर फोकस कीजिए। किसी का करंट अफेयर तैयार नहीं होता है, जो वो मंथली वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ते रहते हैं, उनको भी एक बार अंतिम समय में पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा है जो भूलता भी रहता है, और चूँकि अपडेट होता रहता है, पता चला आप पढ़ के गए कुछ और, उसमें से कुछ आया ही नहीं, कई बार ऐसे एग्जामों में हो जाता है। तो आइए देखते हैं, और हम बात करेंगे प्रश्नों की प्रकृति। ये ऐसा है, जब आप एग्जाम हॉल में पहुंच जाएंगे तब की स्थिति है कि आपके सामने प्रश्नों की प्रकृति 5 तरीके की देखने को मिलेगी। एक होता है सुमेलित करने के लिए, एक होता है कालानुक्रम व्यवस्थित करें, दूसरा कथन कारण, चौथा कथन सही है या गलत है, पांचवा एक लाइन में 1 लाइनर प्रश्न जो सीधे प्रश्न होते हैं। इस तरीके के 5 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। जैसे सुमेलित करना है, सुमेलित करने में भी देखिए 2 तरीके का होता है, इनमें से कौन सुमेलित है नहीं है, या सुमेलित करिए, इस तरीके के प्रश्न आते हैं। ये सबसे आसान तरीके के प्रश्न होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें से आपको कोई राजधानी सुमेलित करने के लिए प्रश्न दे दिया गया कि आप राजधानी सुमेलित करिए। जैसे मान लीजिए मैं कोई ऐसे ही आपको रैंडमली एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसको जैसे मान लीजिए सुमेलित करना है। जैसे मान लीजिए एक तरफ देश दिए हुए हैं, दूसरी तरफ राजधानी दी हुई है, राजधानी दी हुई है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया मोल्डोवा, यूक्रेन, वनुआतु, और एक मैंने लिख दिया ब्राज़ील। ब्राज़ील, ये 4 देश मैंने लिख दिए। अब मैंने आपके सामने लिख दिया राजधानी, जैसे मैंने लिख दिया कीव, पोर्ट विला, ब्राज़ीलिया, चिसनाऊ। अब ये प्रश्न है कि आपको बताना है कि सुमेलित करना है, तो आपको ऐसे मान लीजिए इसमें से लगभग राजधानी उम्मीद करता हूँ आपको सभी याद होंगी, लेकिन मान लीजिए जैसे इसमें से मोल्डोवा शायद आपको याद ना आ रही हो, तो मोल्डोवा की, लेकिन आपको यूक्रेन की कीव तो आ रही है कि यूक्रेन की राजधानी कीव ये पता है, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया भी आपको पता है, तो 2 राजधानी आपको पता है। तो इस तरीके से प्रश्न दिया रहेगा ABCD करके, तो आपको ABCD पहले का A मतलब B का A मिल गया या 2 मिल गया, आपको सुमेलित करने में 1 ही 2 प्रश्नों में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। कभी कभी प्रश्न कुछ इस तरीके से दे दिया जाएगा कि कौन सुमेलित है। अब राजधानियों का क्रम दे दिया जाएगा, यूक्रेन के सामने क्यों, वनवातों की जगह कुछ और दे दिया, अब पूछ लिया कौन सुमेलित नहीं है। इस तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए मोल्डोवा के आगे मैंने लिख दिया चिसनाऊ,
यूक्रेन कीव, वनुआतू के सामने मैंने लिख दिया सुबह, और ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया। अब इस प्रश्न को हैंडल करना है कि कौन सुमेलित है, तो आप जान रहे हैं पहला दूसरा सुमेलित है, इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। तो आपको इसे इनमें से कौन सुमेलित है, तो आपको ए और बी लगा देना है कि 2 सुमेलित हैं, बाकी के सब सुमेलित नहीं। देखिए जैसे मोल्डोवा की 1 और 2 और 3 सुमेलित हैं और ये सुमेलित नहीं। या मान लीजिए प्रश्न पूछ लिया कौन सुमेलित नहीं, तो वनुआतू सुमेलित नहीं। जिस तरीके से प्रश्न आ जाए आपको उस तरीके से हैंडल करना है। तो जिस तरीके से प्रश्न आ जाए, तो इसमें क्या होता है कि 1-2 प्रश्नों में आपको इसका उत्तर मिल जाता है। एक राजधानी से प्रश्न आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, खास करके जो ओसेनियाई कंट्री हैं, जैसे मैंने बताया वनुआतू हो गया, फिजी हो गया, कैलिडोनियन हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इनसे प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। इसलिए आप राजधानी से प्रश्न बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसमें पवनों से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एक तरफ देश दिया जाएगा, दूसरी तरफ कहाँ बहती हूँ वो दे दिया जाता है, उसमें भी इस तरीके से आपको इनको हैंडल करना है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, ये आसानी से सुमेलित किया जा सकता है। पॉलिटी में दिया जाएगा, आर्टिकल दे देगा और उस तरफ आप दे देगा कि कौन से आर्टिकल में क्या चीज़ें दी हुई हैं, वो सुमेलित करना है। इसी तरीके से साइंस में भी दे दिया जाता है और अलग अलग जगहों पे इस तरीके के प्रश्न आते हैं। सभी जगहों पे कालानुक्रम व्यवस्थित करना रहता है, खास करके इसके प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा पूछे जाते हैं। पूछ लिया जाएगा गोलमेज सम्मेलन, और इसमें से इस तरीके से कौन सुमेलित है, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। एक तरफ से दे देगा चंपारण, खेड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, तो इसको एक क्रोनोलॉजी में सेट करना रहता है, तो वो भी आसानी रहता है, ज़्यादा टफ नहीं रहता है, उसको भी आप कर ले जाएंगे। कथन कारण पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। इसमें आपको थोड़ा सा, क्योंकि आप प्रश्न उठाइए और उसका उत्तर सोचिए कि कथन ये ऐसा है क्योंकि का उत्तर लगेगा, जो उत्तर आपको मिल रहा है तो आपको उत्तर आपको ये कर ले जाएंगे। तो इस पे आप क्योंकि प्रश्न कथन ये क्योंकि, जिसका कारण है जिसका, और क्योंकि से आप इसको कोरिलेट करेंगे तो आप इससे कर ले जाएंगे। तो कथन कारण पे इस पे भी बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना रहता है। इसमें आता है कि ए बी सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आप पढ़िए, अगर जो कथन आपको सही लग रहे हैं उसको रिलेट कर रहा है वो, तो आप उसको कर सकते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है, लेकिन हाँ इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना रहेगा इन प्रश्नों पे। कथन सही या गलत है, इस पे भी प्रश्न आते हैं कौन से कथन सही है। 4 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, पूछेंगे कौन से कथन सही है या कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत है। उस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इन प्रश्नों पे आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है। इसमें आप रैंडमली प्रश्न इसके गलत नहीं होते हैं, आप रैंडम दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा, कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, इसके ऊपर भी आता है प्रश्न। आपको इसको भी थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। और एक 1 लाइन के प्रश्न आते हैं, सीधे सीधे प्रश्न आ जाते हैं। जैसे मैं पूछ लूँ किसी देश की राजधानी क्या है, या कुछ भी बिल्कुल 1 लाइनर प्रश्न मैंने पूछ लिया कि सबसे मीठी झील कौन सी है, सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, या पूछ लिया जाएगा पश्चिमी तट पे कौन सी जलधारा बहती है, अफ्रीका के पश्चिमी तट पे कौन जलधारा, कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी। ये 1 लाइनर प्रश्न है। और मैं आपको बता दूं कि ये 1 लाइनर होते जरूर हैं, लेकिन इनका एक 10 सेकंड के अंदर ही आपको उत्तर पता चल जाएगा। आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, सीधी सीधी बात है। अगर जो आपको आ रहा है तो तुरंत पता चलेगा। बाकी सब में आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो शायद आपको क्लिक कर जाए, आप चीज़ें कर ले जाएं। लेकिन इनमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग आप नहीं लगा सकते। याद है तो याद है, नहीं तो फिर काम खत्म। ये तो गई बातें हैं अब जो मैंने बताई। अब इसमें इन सबको हैंडल कैसे करेंगे। देखिए जैसे प्रश्न जब आता है आपके सामने, कोई भी प्रश्न आ जाए तो उस प्रश्न को हैंडल करने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान में देना है कि अगर जो प्रश्न आ रहा है तो आप उसको वहीं पर आप तुरंत टिक कर लीजिए कि इसका ये वाला सही है। नहीं आ रहा तो उसको गोला कर लीजिए कि हाँ इसको थोड़ा बाद में देखेंगे। इस पर आप गोला वगैरह उस पर कर लीजिए कि हाँ इसको थोड़ा बाद में देखेंगे। लेकिन चूंकि माइनस मार्किंग 1/3 है, इसलिए अनावश्यक टिक करने से बचेगा, क्योंकि अनावश्यक टिक करेंगे। देखिए 1/4 में तो थोड़ा बहुत तुक्केबाजी चल जाती है, लेकिन 1/3 में बिल्कुल तुक्केबाजी नहीं चलती है। हाँ उनमें आप तुक्का ले सकते हैं जिनमें आप 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज हो रहे हैं, उसमें सही होने के चांसेस 50% रहते हैं और माइनस मार्किंग 33% है। तो आप इसमें से रिस्क ले सकते हैं, लेकिन 3 पे आप मत लीजिएगा कि 3 पे ऑप्शन में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, तो आप उतना ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। 50% पे 2 ऑप्शन में आपको लग रहा है कि इन्हीं में से कोई एक है, तो आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन आप ऐसा भी नहीं। और हाँ मान लीजिए जैसे मान लीजिए आप 50 प्रश्न ही आपको आ रहे हैं, उसके ऊपर आपको 1 प्रश्न भी नहीं आता, तो आपको थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। 50 में तो आपको वैसे भी नहीं होगा। ये मैं सबके लिए बता रहा हूँ कि कुछ लोगों का 50 आता है, कुछ लोग 80 कर ले आते हैं, कुछ लोग 100 कर ले आते हैं, कुछ 105 110 भी लेके आते हैं।
तो आपको क्या करना है कि बहुत ज़्यादा आपको एक्यूरेसी पे मेंटेन करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट। मैं अंतिम समय में सबसे ज़्यादा मैं आपको कहूँगा कि आप अंतिम समय प्रैक्टिस सेट लगाइए और प्रश्नों की प्रकृति को समझिए। आप जाइए हमारे चैनल पे स्पेशल प्लेलिस्ट मिल जाएगी कि स्पेशल टेस्ट सीरीज नाम के, आप उस पर देखिएगा। उस पर आपको सभी सब्जेक्ट वाइज और पूरे आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप जाइए उन पर वीडियोज़ वगैरह देखिए, उसमें आपको चीज़ें मिल जाएंगी। टॉपिक वाइज मैंने टेस्ट बना रखा था, तो आप उसको देखिए, आपको उनमें आपको बहुत अच्छे टेस्ट मिल जाएंगे। करीब मान के 40-50 के आसपास वीडियो मैंने बना रखी है, तो उसमें से आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे प्रश्नों का संकलन उसमें मिलेगा, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। दूसरा, मैं कुछ टेस्ट पेपर के तौर पे मैं कुछ आपके सामने मैं लेकर के आऊँगा, कोई वीडियोज़ वगैरह, कुछ बहुत अच्छे प्रश्नों को, क्योंकि मैं रिपीटेड प्रश्न ज़्यादा बनाता नहीं हूँ, बहुत अच्छे प्रश्नों का संकलन मैं करके लेकर के आपके लिए आऊँगा। रिपीटेड तो आप घटना चक्र, यूथ पब्लिकेशन कुछ भी पढ़ के आप पढ़ ही लेंगे रिपीटेड। हालांकि रिपीटेड का भी एक दौर है, 40 से 50 प्रश्न तो आ ही जाते होंगे, जो कहीं ना कहीं किसी पिछले एग्जामों से रिलेट करके आते हैं। 30-40 तो आ ही जाते हैं, लेकिन उससे आपका भला नहीं होगा। हाँ, रिपीटेड प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए, नए प्रश्न करने की कोशिश कीजिए, तभी आपका कुछ भला होगा। ये हो गई बातें। तो आपको ध्यान देना है इस पर कि करीब कम से कम आपको एक एक्यूरेसी मेंटेन करके चलनी है। कि आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ जा रही है, अभी कुछ नहीं, क्योंकि प्रेडिक्शन नहीं। मान लीजिए बहुत आसान पेपर आ गया, आप अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करते हुए प्रश्नों को हल कीजिएगा, और जिस तरीके से प्रश्न आएगा, जैसे मान लीजिए पेपर बहुत आसान आएगा तो उसी तरीके से कट ऑफ बढ़ जाएगी, तो आपको उसी तरीके से हैंडल करना है। आप अगर जो पेपर को देख रहे हैं और प्रश्न आपको लग रहा है कि मैंने कभी नहीं पढ़ा है, उन प्रश्नों को कभी सुना ही नहीं ना, तो ये मान लीजिए कि जब आपने नहीं पढ़ा तो फिर कोई खासी बंदा होगा जो शायद किसी ने पढ़ा हो, नहीं तो कोई उसको पढ़ा ही नहीं होगा। तो उन प्रश्नों को छोड़िए, उनके चक्कर मत पड़िए। वो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो मेरिट बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं निभाएंगे, लेकिन किसी अगर जो आता हुआ प्रश्न, अच्छा प्रश्न आपसे गलत होगा तो आपका नुकसान है, उसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब बात करते हैं जीएस में, तो लगभग चीज़ें मैंने बताई। अब मैं ये आपको नहीं बताऊंगा कि 7 घंटे सोइए, 8 घंटे सोइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो सब मैं नहीं बताने वाला कि 6 घंटे सोइए, 7 घंटे सोइए। तैयारी कर रहे हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल आप खुद कीजिए। बाकी ये बात करते हैं कि सीसेट के बारे में। तो सीसेट में क्या है कि इसमें 2 तरीके के लोग होते हैं सीसेट के एग्जाम में। जैसे देखेंगे, एक होते हैं जिनको सीसेट में कोई समस्या नहीं होती है, लगभग लोग कर ले जाते हैं, लेकिन उनको जीएस में समस्या होती है। और दूसरी तरीके के लोग होते हैं जिनको जीएस में तो समस्या होती ही है, सीसेट बिल्कुल नहीं होती है। और कुछ लोग होते हैं जिनको सीसेट में समस्या होती है, जीएस। बहुत से ऐसे लोग हैं, आप देखेंगे कि जीएस पास हैं, सीसेट में फेल हो गए, ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे। इसलिए क्या होता है कि आपको सीसेट के कुछ चुनिंदा टॉपिक पे सबसे अच्छी तरीका ये, क्योंकि आप देखेंगे पिछले कुछ 3-4 सालों से सीसेट का पैटर्न बदला है, एकदम से अलग अलग नए तरीके से कम्युनिकेशन के प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि रिपीटेड जितने प्रश्न पिछले 4 से 5 सालों में, 5 वर्षों के सीसेट के प्रश्नों को हल कर लीजिए और ध्यान दीजिए, उनको आप रट डालिएगा। सीसेट के खास करके जो कम्युनिकेशन वाले प्रश्न होते हैं, जिनको सीसेट में मैथ और रीजनिंग वगैरह नहीं आती, उनके लिए बता रहा हूँ कि वो क्या करें कि 5 वर्षों के कम्युनिकेशन के जो प्रश्न होते हैं उनको पूरी अच्छे से उनको रट डालिए, उनको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 2-3 बार जितनी बार सॉल्व कर सकते हैं कर लीजिए। उनके लिए सबसे फ़ायदेमंद यही है। क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि आर एस अग्रवाल लगा लीजिए, क्योंकि आप इस टाइम पे आर एस अग्रवाल लगा करके आप सीसेट के लिए उतना कोई फ़ायदेमंद सौदा नहीं है। और बात करेंगे कि 5 वर्षों के प्रश्नों को उनको हल कीजिए, और उसके बाद में आप रीजनिंग पे थोड़ा फोकस कीजिए। रीजनिंग सही कर लीजिए, हिंदी सही कर लीजिए, इंग्लिश सही कर लीजिए, आपको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको वैसे ही सही हो जाएगा। कम्युनिकेशन के भी कुछ प्रश्न आपके देखने पे ही आपको लगेगा कि ये तो इसका तो आंसर यही होगा, तो आप उनको कर लीजिए। बाकी अनावश्यक सीसेट में टिक करने से बचिएगा, क्योंकि अनावश्यक अगर जो टिक करेंगे तो आप फिर कभी सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये मत सोचेगा कि 100 कर देंगे तो 33 तो आ ही जाएंगे, बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आप 20-30 पे रह जाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी आप उनको ऐसा मत कीजिएगा। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि मैंने बताया, सबसे पहले आपको फोकस करना है हिंदी पे। हिंदी के प्रश्न ना गलत हों, रीजनिंग के प्रश्न नहीं गलत होने चाहिए। मैथ देखिए दो तरीके के मैथ के, एक होते हैं बहुत टफ प्रश्न आते हैं, एक आसान मैथ भी आप कर सकते हैं। इंग्लिश के भी आप चाहें, इंग्लिश लोगों की उतनी अच्छी नहीं रहती, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ इंग्लिश की आप बहुत बेसिक इंग्लिश आती है, आप उतनी इंग्लिश तो कर ही ले जाएंगे। मान के चलिए जितने पैसे जाता है लगभग हो जाता है, इंग्लिश में पैसे, हिंदी में पैसे जाएगा वही पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आपको 45 से 50 प्रश्न आपको ऐसे लगने लगे, 45 के आसपास मान के चलिए, 45 से 50,
कि आपके सही हो रहे हैं, आपको इतने बस उसके आगे पेन बंद रोक दीजिएगा, क्योंकि क्वालिफाइंग 33% ही है। उसके ऊपर आप करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो फिर आपके लिए ही नुकसान है, ज़्यादा करेंगे तो फिर आप माइनस में चले जाएंगे, क्योंकि आप 50 तक तो आप कर ले गए मान लीजिए, उसके ऊपर जो करेंगे तो फिर वो निगेटिव में ही आएगा, आपको घाटा ही देगा, इसलिए आप उसको मत कीजिएगा। और चूंकि मैं 45 इसलिए बता रहा हूँ, ये मैंने इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि 33 कीजिएगा, क्योंकि आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, मतलब कहने का यही है कि आप बिल्कुल सही करके आएंगे, 33 के 33 को कभी सही नहीं निकलेगा। 2-4 आयोग इधर उधर कर देगा और 2-4 प्रश्न आपके ऐसे होंगे कि जो आपको गलत हो जाएंगे, तो फिर आप नीचे चले जाएंगे। इसलिए 45 का एवरेज मान के चलिए, और तभी आपको इसमें अच्छे से अपना 33% तक आ पाएंगे, बस क्वालिफाइंग है इतना ही इसमें है। बाकी आइए बात करेंगे आगे मेंस वगैरह की। तो उसमें चूँकि इस बार का मैंने सोचा है कि मैं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक होंगे भूगोल के, ऑप्शनल की मैं बात करूँगा भूगोल की। तो भूगोल को इस बार जब मेंस का एग्ज़ाम होगा उससे पहले मैं आपको भूगोल के कुछ चुनिंदा टॉपिक जो फर्स्ट पेपर के हैं उनको मैं आपको बहुत अच्छे से कवर करा दूंगा, ताकि आपको जो भूगोल का जो फोबिया है ना उससे आप दूर हो जाए। क्योंकि मैंने देखा है जिसको भूगोल आती है उसको आती है, जिसको नहीं आती उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं है भूगोल में। तो उस तरीके के जैसे मान लीजिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक क्रिस्टालर, वेबर, मैकिंडर, इन सबको जैसे जो भी टिवार्था वगैरह जितने भी हैं फेमस है, उन सबको मैं क्या करूँगा एक साथ में आपको एक एक वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। नोट्स में देने के ऊपर ज़्यादा प्रेफर इसलिए नहीं करता क्योंकि नोट्स तो रटने के लिए मार्केट में बहुत पड़े, आप रट लीजिए, शब्द सीमा आपको तय कीजिए, उस तरीके में उतना लिखना है, इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए, तो वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले चीज़ें यही कि आप जो भी प्रश्न आ रहा है उसको पहले समझिए, तो कि प्रश्न पूछ क्या रहा है उसको समझिए, प्रश्न को आप अच्छे से समझिए और उसको फिर आप हैंडल कीजिए उसको। तो इस बार के जो पेपर में मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए ज्योग्राफी का स्पेशल मैं क्लास लेकर के आऊँगा, जिसके अंतर्गत मैं फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर जो इंडियन ज्योग्राफी है लगभग कवर ही है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। हालांकि कुछ टॉपिक होंगे जिनको कवर कर देंगे, तो उनको आप लोग समझ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। लगभग चीज़ें तो मैंने बता दी हैं, यही पैटर्न रहता है परीक्षा का। और सीसेट का जो फोबिया है उसको भी दूर कीजिए। और इस बार आप लोग मेरी आप सबके साथ बेस्ट विशेष मेरी तरफ से कि आप सभी लोग जितने भी लोग वीडियो देखें अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकें, ताकि मेंस की क्लास जब शुरू हो तो आप भी उसमें दिलचस्पी के साथ उसमें जुड़िए। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो ज्योग्राफी की वर्ड मैपिंग की सीरीज़ चल रही है वो चलती रहेगी। बाकी आने वाले समय में जिस तरीके से वर्ड मैपिंग ख़त्म होने के बाद मैं तुरंत में आऊँगा, जो मैंने बताया ज्योग्राफी के फर्स्ट पेपर के ऊपर आऊँगा और एक यूनिट वाइज में आपको चीज़ें बताऊँगा। हालांकि यूनिट में मैंने कई सारी चीज़ें कवर कर दी है, लेकिन फिर भी जब बताएंगे तो एक सीक्वेंस वाइज बताएंगे, और जो टॉपिक मैंने कवर कर दिया उसका मैं आपको लिंक बता दूंगा कि आप उस टॉपिक को उसको देख लीजिए, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वर्ड ज्योग्राफी की आप प्लेलिस्ट में घुसिए, आपको इतना मटेरियल मिलेगा, आपको कहीं और मैं आपको बता दूं कि इतना आपको किसी ने इस तरीके से नहीं बताया होगा जितनी डीप में मैंने चीज़ें बता दी हैं। वर्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, पर्यावरण, इतिहास वगैरह, आप कुछ भी देखिए, बिल्कुल दिलचस्प तरीके से। इतिहास तो मैंने मैपिंग तरीके से बताया, पूरा मानचित्र पे इतिहास मैंने ख़त्म किया, जो आपको यूट्यूब पे शायद ना मिले। और किताबों वगैरह में इतिहास में मानचित्र लोग कौन बनाता है, उतना ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।